दानियाल, आप कहते हैं कि इमरान खान ने कोविड फंड में इकट्ठे होने वाले 490 अरब रुपए अमीर लोगों में बांट दिए। आप बात बड़े यकीन से कह सकते हो, क्या ये जो यकीन है इसको अदालत में साबित कर सकते हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जी, और बिल्कुल सबूत मौजूद है। सबूत ये हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, और उन्होंने किस बैंक को कितने हिस्से दिए इसके, और उन्होंने बैंकों ने आगे किस किस को वो पैसे बांटे जो मुफ्त थे, वो सारा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने उस पर कोई सूद तो लिया होगा ना? सूद ना होने के बराबर है, मुफ्त। 490 अरब रुपया लिया कोविड के नाम पर? जी नहीं, 490 अरब नहीं, इनको तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स मिले थे। ठीक है जी, और उसकी मुख्तलिफ मदें थी, आपने इधर इधर इस्तेमाल करना। ठीक है। उनमें से एक मद जो थी वो IMF ने पर से नहीं अप्रूव की, लेकिन मना भी नहीं की। ठीक है। और वो कोई तकरीबन 20 अरब की थी, को इंडस्ट्री को बेनिफिट देना था कि वो लोगों को जो है ना ले ऑफ ना करे, उसको लोन्स फॉर वर्क प्रोग्राम का नाम दिया था। ठीक है। तो उसको बजाय वहां तक रखने का, उसको भी 270 अरब पे ले गए, और जो दूसरा था उसको 20 अरब से शुरू किया और 490 अरब तक ले गए। इस सरमायादारों को दे दिया, पकड़ा दिया उनको, मिल मालकान को दे दिया, और 10 years फिक्स्ड एट पता नहीं 3 या 4%। मिल मालकान को दे दिया, पकड़ा दिया, जाओ जो मर्जी करो किया, और 10 साल के बाद दे देना। उनके ऊपर ये कदगन थी कि उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट करनी थी। तो एक मिनट, उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की, लिमोजीन्स इंपोर्ट की, हेलीकॉप्टर इंपोर्ट किए, बिल्कुल मशीनरी थी। क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बात कर रहे हैं आप? ये बड़े बड़े केस, इसीलिए तो मंगवाई होंगी, इसीलिए तो भाई वो मशीनें लाओ ताकि लोगों को नौकरी मिले, इसीलिए ज्यादा लोगों को जॉब मिले, इसलिए मंगवाई होंगी। तो लिमोजीन कहाँ से आ गई? तो फिर तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मिसयूज हुआ ना। तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसको अनन फानन मिसयूज किया गया, और वो जो बेनिफिट होना था, चूंकि उसके दीगर चीज़ों का अरेंजमेंट ही नहीं था। आपको पता है आज अनएम्प्लॉयमेंट 10.3% पे पाकिस्तान में, हाईएस्ट एवर। क्या आप समझते हैं कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम असासाजात बहक सरकार जब्त कर लेनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की अनाउंस्ड पॉलिसी थी, तो उन्होंने तो नहीं करवाई। तो जिन्होंने की है वो उनको ज़रूर जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वो स्टेट बैंक के अफसरान थे, वो रज़ा बाकर साहब थे, वो उस वक्त के उनके डेप्यूटीज़ थे, और जिन को उन्होंने पैसे बांटे हैं उसका तरीक़ाकार क्या था, ये भी उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। किस बैंक को कितने दिए, जिसकी लाठी जिसकी भैंस, आके लेते गए। रज़ा बाकर तो कहेगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मैंने दे दिए। तो आके कह दे, फिर प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, वो जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर क्या मैंने कैबिनेट से इजाज़त ले ली थी। जो आपकी महंगाई पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे गई है ना, जो 75 साल में कभी नहीं गई, 38% पे और 49% पे आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है, जिसने पाकिस्तान का कीमा निकाल दिया है, इसके जिम्मेदार ये पॉलिसीज़ हैं। शो साहब, आप कहते हैं कि मैंने तारिक कादी के पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर राही अब्बासी को कहा आप सियासी जमात नहीं तकरीबकार हैं। आपको उनकी जमात के किस अमल से ऐसे महसूस हुआ कि वो तकरीबकार हैं? ये थे साहब और मैं था, तो मैंने इनसे पूछ लिया। मैंने पहले ये इल्ज़ाम मैं काफ़ी लगाता रहा था उनको उस वक्त। क्यों इल्ज़ाम आप लगाते? उसकी वजह यह है कि इनका कोई कैंडिडेट नहीं है, इनका कोई टिकट होल्डर नहीं है। वो लड़ता है, कहाँ लड़ते हैं जी? जीत गया था एक दफ़ा, वो पता नहीं 20 साल पहले की बात है, शायद ज़्यादा 30 साल हो गए अब। तो उसमें ये है कि ये सिर्फ आते हैं तो इनके पास वो स्ट्रीट पावर है, और वो कंटेनर ला के तो खड़ा कर देते हैं, आगे चले जाएं पीछे चले जाएं, और फायरी स्पीचेस और ये चीज़ें। तो मैंने इनको कहा कि आप तकरीब कंटेनर पे खड़े को मुबारकबाद दी, मुबारक हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप तकरीबकार नहीं हैं तो आप सियासी जमात आप कह रहे हैं, ये पार्टी का प्रेसिडेंट है बाय द वे उस वक्त जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली फिर ये बता दें कि आपकी पार्टी का निशान क्या है। उनके पास जवाब नहीं था, उल्टा वो नाराज़ होने शुरू हो गए। मैं बता दूं आपके निशान क्या है? उन्होंने कहा जी बता दें। मैंने कहा जी पहले ट्रक था, आजकल अलमारा है। ये हालत है। ये भी एक लतीफ़ा है। भूल गया होगा आपके दबाव के तहत, निशान ही भूल गया। आपने इतना दबाव डाला होगा नफसियाती के, वो सदर बेचारा भूल गया कि कौन सी बात आपको बताए। तारीख ने साबित कर दिया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तकरीबकार जमात है। तो उनके काम देखें, धरने देने, सड़कें बंद करनी, आगे लगानी। वो जमहूरियत कैसा है ना? तोड़-फोड़ जमहूरियत कैसा है? ये जमहूरियत कैसा है? जमहूरियत कैसा है? आप दारो खिलाफा बंद कर दें,
कमाल की बात है। ताकत, अगर आपके पास ताकत हो तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट था। कहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट था? मार मार के बुर्गस निकाल दिया, पीटीवी तोड़ दिया, वो एसपी के सर खोल दिए, उन्हें हड्डियां तोड़ दी सारे मुलाजमों की, पता नहीं क्या कुछ। आप कैसे कह रहे हैं पीसफुल था? कहाँ से पीसफुल था? सुना कुछ कब्रें वगैरह भी खोद दी, बड़ा कुछ किया था। तो सब बकौल आपके। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आप ऐसी गैर आइनी तजवीज़ क्यों पेश करते हैं और ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू क्यों करते हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ है, वो भी आइन में नहीं है, तो आप को प्राइम मिनिस्टर भी बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो गैर आइनी, 3 आदमी तो खैर नहीं गैर आइनी क्यों? अगर फ़र्ज़ करें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अभी बना दें सुबह, तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये वाला क्यों नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल? मैंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है, आप जो मर्जी करते रहे। तो फिर हम 222 को क्यों ना बना दें? मैं ये कह रहा हूँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसलिए ये गैर आइनी नहीं है कहीं से भी, लेकिन ये ज़रूर है कि संजीदगी तो है। संजीदगी की बात मैं आपको बताता हूँ, ये संजीदा इसलिए है क्योंकि ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इन तीनों के पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम सब ने इकट्ठे होकर सर जोड़ना है। आप ज़रूर सर जोड़ें, लेकिन ये बताएं सर जोड़ेंगे तो हल क्या निकलेगा? क्योंकि अलग-अलग इनके पास कोई हल नहीं है, तो सर जोड़ के कैसे निकलाना हल? किसका? पावर सेक्टर का, बिजली के बिलों का, महंगाई का, बेरोजगारी का। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि को प्राइम मिनिस्टर बना दें बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ? वो मान जाएगा इमरान खान? मान जाए ना माने, उसको अकेले को बना दें, ये बेचते ही कुछ नहीं है। बात तो ये है, क्या ये हमाद अजहर ने FBI ठीक करना आके पहले कर नहीं लिया उसने? किसने करना है ये? वो जो असद उमर साहब थे। FBI तब ठीक होगा जब आवाम तावन करेंगे, पैसे चले, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, देंगे, वो आपका दुकानदार टैक्स देगा, एग्रीकल्चर टैक्स देगा, तब ठीक होगा। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है? नहीं, गवर्नमेंट की पैसा फिर कहां से आएगा? मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना है ना, या किसी और ने करना है? गवर्नमेंट ने करना है ना, तो किसने करना है? क्यों नहीं कर रहे? इन 3 लोगों ने करना मिलके। हाँ, तो इन्होंने यही है आपके सामने जो अभी इस वक्त है, और कौन है? कुछ बैठे हुए हैं, कुछ इंतजार में। आप संजीदा नहीं है इस बात? मैं बिल्कुल संजीदा हूं, मेरी इनसे बहस करवा के देख लें, ये बेचते ही कुछ नहीं है। इनके पास कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है जो पाकिस्तान को अपने वापस बेच रहे हैं, ये इखलाक बेच रहे हैं, चले ठीक है, ये सुकून बेच रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने का ख्वाब बेच रहे हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं बेच रहे। इन ख्वाबों से बिजली का बिल नहीं दिया जाता, पेट नहीं भरता, इन मोहब्बतों से जूते नहीं नए आते। दानियाल, मुझे ब्रेक लेनी है, तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर आगे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाज़ मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाज़, गुफ्तगू हो रही है मोहतरम दानियाल अजीज़ से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आपने कहा महंगाई से गरीब तो मिट ही गया है, मिडिल क्लास भी उधेड़ दी गई है, और अब अशराफिया पर भी इसके असरात हैं। अशराफिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। लोग एक्चुअली डरे हुए हैं कि ये हालात बिगड़ते बिगड़ते किस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा किस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेरोज़गारी और जो पॉवर्टी बढ़ रही है और जो महंगाई दंदनाती फिर रही है, ये तो महज बातें हैं जी। इस वक्त भी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आपकी 14.5-15% पे है, ये अनहर्ड ऑफ है। आई एग्री विद यू। हाँ, तो फिर अगर एग्री करते तो फिर सवाल क्या पूछ रहे? आई हर्ड, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हाँ। लेकिन ये जो आप खौफ फैला रहे हैं, ये इस खौफ की वजह क्या है? शराफिया तो ऐश कर रही है। आप जाएं होटलों में, रात को जाएं, लोगों की कतारें लगी होती हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगले लोग खाना खा के बाहर निकलें तो हम 50-60-70 हज़ार रुपये का खाना खाएं। वो ठीक है, कुछ उनकी गाड़ियाँ तो देखो, उनके रैश का स्टैंडर्ड तो देखो, वो ठीक है, उनके ब्रांडेड कपड़े तो देखो, और आप कह रहे हैं कि उन पे असर पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब पे असर पड़ रहा है, उनमें भी तबकात हैं, लेकिन उनके ऊपर असर पड़ रहा है। और कुछ नहीं, जो ऊपर वाले हैं उनको ये फिक्र पड़ रहा है कि इधर बनेगा क्या, चाहे वो अपनी याशी में ही लगे हुए हैं, लेकिन फिक्र उनको ज़रूर है। क्या आप बाकी समझते हो कि पाकिस्तान के तमाम ज़राए पैदावार अशराफिया के हाथों में है, और ये 1500 का टोला जो है ये म्यूज़िकल चेयर का हिस्सा है और हमेशा रहेगा? अशरफिया और हुकूमत पाकिस्तान, देखें जितनी मार्केट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंट्रेंच्ड है, इतनी मेरे ख्याल में दुनिया में कम है। तमाम चीज़ों में हुकूमत जो है घुसी हुई है मार्केट में,
चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो एयरलाइंस हैं, रेलवेज है, यू नेम इट। दुनिया में ऐसे नहीं है भाई। ये 1500 कोई टोला ना कभी तुम्हारे साथ होता है, कभी इसके साथ होता है। और यही पाकिस्तान के तमाम जो पैसे हैं, दौलत है, अंडरग्राउंड जो पैसे हैं, जो सब कुछ इनके पास है, बैंक, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। हाँ, आई डोंट नो 1500 है कितने, लेकिन ऐसे चलो आगे कर लेते हैं, फिगर आगे बहुत पीछे स्क्यूड कर। है, सही कह रहे हैं आप। तो इनसे कैसे जान छुड़ाएं? इनसे जान नहीं छुड़ानी, इनसे काम लेना है। ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। पाकिस्तान ने इन्हीं को तो बनाया है, इतने 30 साल में मेहनत करके। पाकिस्तान ने इनको बना तो दिया, इनसे काम लोगे? बिल्कुल, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उस तरह से नहीं। जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कैपेसिटी है, मार्केटिंग की, सेल्स की, मैनेजमेंट की, आपकी फाइनेंस की, प्रोडक्शन की, क्वालिटी कंट्रोल की, ये तमाम जो शोबाजात हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को आपने इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल क्वालिटी का अगर तैयार करना है, तो ये कैपेसिटी को यही कंट्रोल करते हैं। जो भी बनी है पाकिस्तान में, अच्छी या बुरी, इन्हीं के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस चीज़ पे लगा रहे हैं। अब अगर आप उन चीज़ों पे ये सर्व करेंगे जिसमें पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि इनको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज पड़ेगा। लेकिन आप देख क्या रहे हो? इसके अमली तौर पे क्या हो रहा है इस वक्त? तो ये चाह रहे हैं किसी तरह ही धकेलते जाए, क्योंकि हमारी लीडरशिप के पास और कोई विजन नहीं है। आप टिकटों की तकसीम पर एहसन इकबाल से उलझ गए। मुस्लिम लीग की एक बड़ी मजमूई सियासत और बड़े इश्यूज़ के फ्रेमवर्क में रहने की बजाय आपने अपनी ज़ाती कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स को बुनियाद बना लिया, पार्टी को छोड़ा। आपको लगता है कि आपका ये फैसला दुरुस्त था? और क्या आप दोबारा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है जी। मैंने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया था ऑन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें मैंने ये कहा था कि 188 में जो मीटिंग हुई थी वहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, उससे पहले। अच्छा, वो तो बहुत बाद में हुई थी। और उसमें मैंने ये कहा था कि हमारी जमात में और पाकिस्तान की सियासत में अगर महंगाई और बेरोज़गारी के बारे में बात नहीं करोगे, इसका कोई हल नहीं हम देंगे, इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे किसी को, तो ये इलेक्शन हम बुरी तरह हार जाएंगे। और मैंने ज़िम्मेदार ठहराया था अपनी जमात में। इत्तेफाक की बात है कि वो भी नारोवाल से हैं, एहसन इकबाल साहब, क्योंकि वो प्लानिंग मिनिस्टर थे। प्लानिंग अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। वो तो कई 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो आपके सामने है जो कुछ है।